हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल डिवीजन की, और सेल डिवीजन में भी आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ माइटोसिस, यानी आज हम देखेंगे ब्रह्मास्त्र ऑफ माइटोसिस। देखिए बच्चों, जो पिछले वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट ब्रह्मास्त्र पर, अगर आप उनको कंटिन्यूसली कंसंट्रेशन से वॉच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ के भी क्लियर हुए होंगे, तो सेल डिवीजन के भी क्लियर हुए होंगे। इसके पहले जो मैंने डाला था वीडियो, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल का एक पार्ट है डिवीजन फेज, और डिवीजन फेज का एक टाइप है या डिवीजन का एक टाइप है माइटोसिस। तो आज मैं यहाँ चर्चा करूँगा माइटोटिक डिवीजन की। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, मेरी वीडियो लेक्चर की खास बात ये है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आएगी और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रेट करके मेरे वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप हमारे इस चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहते हैं नीट 23 के लिए बोटनी के, तो आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ माइटोसिस की। तो देखिए, माइटोसिस क्या है? तो माइटोसिस इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का एक पार्ट है। सेल साइकिल में जैसे मैंने आपको समझाया था कि सेल साइकिल जो है वो लाइफ ऑफ सेल है, और एक पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ सेल है जिसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, और जिसमें हम G1, S, G2 और M की बात करते हैं। और जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है तो कंटिन्यूसली वह सेल इस सेल साइकिल में मूव कर रही होती है, यानी G1S G2M, फिर से वापस G1S G2M। तो इसमें ये जो M फेज है, एम फेज का मतलब है डिवीजन फेज। और डिवीजन दो तरह का होता है सेल में, एक तो होता है माइटोटिक डिवीजन और एक होता है मियोटिक डिवीजन। तो आज हम जो ब्रह्मास्त्र सीखने वाले हैं वो किसका सीखने वाले हैं? आज हम ब्रह्मास्त्र सीखने वाले हैं माइटोसिस का। तो मैं बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बताऊंगा टू द पॉइंट, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। तो आइए जरा उस कॉन्सेप्ट की ही बात करते हैं। देखिए साहब, सबसे पहली चीज, पहला जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि डिवीजन सेल का ही होता है, ये सही बात है, लेकिन एक्चुअल में डिवीजन किसका? तो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में भी डिवीजन किसका? एक्चुअल में डिवीजन किसका? तो एक्चुअल में डिवीजन न्यूक्लियस में भी किसका? तो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। इसको आप ठूंसिए अच्छे से अपने दिमाग में कि एक्चुअल में डिवीजन किसका होता है। डिवीजन होता है साहब न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है। न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और वही क्रोमेटिन जब एम फेज में जाता है सेल साइकिल की, तो वो कंडेंस्ड होकर के क्रोमोजोम बन जाता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो हमको एम फेज में हाईएस्ट कंडेंस्ड क्रोमेटिन दिखाई देगा, जिसको हम क्रोमोजोम कहेंगे, और उस क्रोमोजोम का ही डिवीजन होता है। तो पहली बात तो डिवीजन क्यों, माइटोटिक डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, जितना ग्रोथ हो रहा है, जितना रीजनरेशन हो रहा है, जितना वुंड हीलिंग हो रहा है, वो सब माइटोटिक डिवीजन से हो रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे जीवन की शुरुआत हुई एक सेल से। उस सेल का नाम है क्या? तो उस सेल का नाम है जाइगोट। वो हमारी लाइफ की पहली सेल थी। या कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है, उसके जीवन की जो शुरुआत होती है वो एक सेल से होती है, इसका नाम है जाइगोट। उस जाइगोट में फर्दर डिवीजन होते हैं, और उस डिवीजन से फिर एम्ब्रियो बन जाता है, फीटस बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वो सब डिवीजन कैसे? वो सब डिवीजन माइटोटिक डिवीजन। या कोई घाव लगा, चोट लगा, वुंड हीलिंग होता है, तो सेम काइंड ऑफ सेल्स वहाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और वो भी माइटोटिक डिवीजन से। या कोई ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किससे? तो वो माइटोसिस से ही होता है। ठीक है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि जो डॉटर सेल माइटोसिस में बनने वाली है ना, वो डॉटर सेल एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट होती है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंटल सेल में है, वही जेनेटिक मटेरियल उसके डॉटर सेल में आना चाहिए। और ये डिसाइड होता है किससे? ये डिसाइड होता है इस माइटोटिक डिवीजन से। और इसलिए माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, कि वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बराबर कर देता है। डॉटर सेल में भी सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसके पेरेंट सेल में है, ताकि डॉटर सेल भी वैसी हो। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है, उसमें जो डिवीजन हो रहे हैं सेल्स में, वो इसी तरह के हो रहे हैं, ताकि सेल सब एक जैसी हो। या वुंड हेलिंग हो रही है, तो जहाँ का वुंड है तो वहाँ का जो टिश्यू, उसकी जो सेल्स है, वो अपने आप को रिपेयर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट सेल की तरह ही वो होना चाहिए। ठीक है। तो आइए जरा इसको समझते हैं साहब। तो ब्रह्मास्त्र नंबर 2, पहला ब्रह्मास्त्र डिवीजन किसका? सेल का। सेल में डिवीजन किसका? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में भी एक्चुअल में डिवीजन किसका? तो डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम।
ठीक है। डिवीजन इज द पार्ट ऑफ सेल साइकिल। जैसे मैंने कहा सेल साइकिल G1 एस G2 और एम में यहाँ हम बात कर रहे हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस में दो इवेंट होंगे, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोले तो क्या, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और कैरियोकाइनेसिस में ये चार सब फेजेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और जिससे एक सेल से दो सेल बन जाती है। अब देखिए मेन कंसेप्ट को पकड़िए साहब, कि जो सेल जीवन फेज में है, मान लीजिए वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो डिवीजन में जा रही है। और समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि उस सेल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसमें जो क्रोमोजोम का नंबर है वो है 2n बराबर 4। ये आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे ह्यूमन सेल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन में ये 2n बराबर कितना होगा, तो 2n बराबर 46 होगा। ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ये हमने एक समझने के लिए 2n बराबर 4 ले लिया क्रोमोजोम नंबर। और याद रखिए जीवन में आपको क्रोमोजोम दिखाई नहीं देते हैं, जीवन में आपको क्रोमेटिन दिखाई देता है। क्रोमोजोम तो आपको एम फेज में दिखाई देगा, और एम में भी कब दिखाई देगा, तो मेटाफेज में दिखाई देगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए जीवन फेज में सेल में क्रोमोजोम का नंबर है कितना, तो 2n बराबर 4 और अमाउंट ऑफ डीएनए है 2c। तो अगर कोई सेल जैसे कि हमने ये लिया डिवीजन में जाएगी, तो आफ्टर द साइटोकाइनेसिस जो डॉटर सेल बनेगी ना, उनमें एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मटेरियल आना चाहिए। यानी आफ्टर साइटोकाइनेसिस उस सेल में क्रोमोजोम का नंबर 2n बराबर 4 होना चाहिए और अमाउंट ऑफ डीएनए भी 2c ही होना चाहिए। ठीक है। तो आज ये जरा समझ लीजिए सेल साइकिल के बारे में, जीवन में क्या इवेंट, एस में क्या इवेंट, G2 में क्या इवेंट, ये मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसको आप जरूर देख लें। नाउ जीवन में अमाउंट ऑफ डीएनए 2n बराबर 4 था, सॉरी क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 4 था और डीएनए का अमाउंट 2c था। अब जब ये सेल एस फेज में जाएगी, मैंने बताया आपको एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में होता है साहब डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का रेप्लीकेशन। तो डीएनए का अमाउंट रेप्लीकेशन हुआ तो 2n से कितना हो गया, 2n से बढ़कर के हो गया, सॉरी 2c से बढ़कर कितना हो गया, 4c, 2c से 4c। क्रोमोजोम का नंबर वही रहेगा, याद रखिए क्रोमोजोम दिखाई नहीं दे रहा है, क्रोमेटिन है, और इसलिए क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, कितना हो गया, 2c से 4c। क्यों, क्योंकि एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, और इसलिए अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया डबल। अब साहब G2 में क्या होता है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह बनते हैं, तो अमाउंट ऑफ डीएनए वही रहेगा जो एस फेज में था, यानी कि डीएनए का अमाउंट 4c, क्रोमोजोम का नंबर वही 2n बराबर 4। अब साहब ये सेल जाएगी एम फेज में, और एम फेज में हम बात कर रहे हैं माइटोसिस। जैसे मैंने कहा कि माइटोसिस में चार सब फेजेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और फिर इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो जब यही सेल प्रोफेज में जाएगी, तो यहाँ वही क्रोमोजोम का नंबर क्या, तो 2n बराबर 4 और अमाउंट ऑफ डीएनए तो वही 4c जो G2 में था। अब साहब ये जो हम कह रहे थे कि 2n बराबर 4, तो ये 2n बराबर 4 हमको दिखेगा, और वो कब दिखेगा, वो हमको दिखेगा माइटोसिस में। आप देख सकते हैं डायग्राम में 1 2 3 4 क्रोमोजोम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक तरीके से इस सेल के इक्वेटर पर अलाइंड है। होता यह है कि प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है। तो आप गौर से देखिए प्रोफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो रहा है, और इसलिए आपको ये क्रोमेटिन अब एक शेप में दिखाई दे रहा है, क्रोमोजोम के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको 4 क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं साहब, और ये कंडेंसेशन मैक्सिमम होता है क्रोमेटिन का कब, मेटाफेज में, और इसलिए मेटाफेज में हमको दिखाई देता है क्रोमोजोम, और इसलिए क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है मेटाफेज में। और मेटाफेज की खास बात होती है, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, कि ये जो क्रोमोजोम होते हैं इस सेल के इक्वेटर पर इस तरीके से अलाइंड होते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो चुके होते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है एनिमल सेल में, सेंट्रोसोम होता है, वो स्पिंडल फाइबर यहाँ से अराइज करता है, जो कि इन क्रोमोजोम के काइनेटोकोर डिस्क पर जुड़े हुए होते हैं। और ये क्रोमोजोम अलाइंड है एट द इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट के रूप में, जहां सेंट्रोमियर आप देख सकते हैं इक्वेटर की तरफ है, और आर्म्स जो है वो टुवर्ड्स द पोल हैं। अब आप गौर से देखिए, जो हमने कहा G1 फेज में 2n बराबर 4, तो यहाँ आपको वो 2n बराबर 4 दिख रहा है। अमाउंट ऑफ डीएनए जो एस फेज के बाद था वही होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4c, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में हो गया था। तो जो G2 में होगा डीएनए का अमाउंट वही प्रोफेज में होगा, और वही मेटाफेज में भी होगा, और आगे तक वही रहना है अप टू द टीलोफेज। ठीक है ना। अब जरा गौर से देखिए कि यहाँ आपको क्रोमोजोम स्ट्रक्चर बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। वो जो हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक काइंड ऑफ क्रोमोजोम, तो वो इसी मेटाफेज में स्टडी किया जाता है क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को। और
अब ये प्री क्रोमोजोम डिवीजन फेज है, मेटाफेज। ये देखिए आप, स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोजोम की काइनेटोकोर डिस्क पर जुड़ गए हैं और इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में होगा क्रोमोजोम का डिवीजन। अब देखिए गौर से, यहाँ एक क्रोमोजोम में अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा करके दिखाऊं तो क्रोमोजोम इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और ये स्पिंडल फाइबर इसकी काइनेटोकोर डिस्क से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इस क्रोमोजोम में आप देख रहे हैं ये दो क्रोमेटिड्स, ये क्या हैं, ये दो क्रोमेटिड्स हैं साहब। और ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों क्रोमेटिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेप्लिकेटेड डीएनए को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका रेप्लिकेशन हुआ था कहाँ, एस फेज में। देखिए क्यों डिवाइड होती है सेल, जो मैंने आपको कहा, मैंने आपको जब ये कॉन्सेप्ट बताया था क्रोमोजोम का, क्रोमेटिन का, उस समय मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक डीएनए, एक क्रोमेटिन और एक क्रोमोजोम। तो यहां पर आपको एक क्रोमोजोम तो दिख रहा है, लेकिन इसमें क्रोमेटिड्स, नॉट क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स दो दिखाई दे रहे हैं। यानी इस क्रोमोजोम में, इस मेटाफेजिक क्रोमोजोम में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने डीएनए हैं, तो यहाँ दो डीएनए हैं। दो क्यों हैं, क्योंकि एस फेज, ये जो एम फेज में सेल आई है, ये एस फेज से गुजर करके आई है, इसका मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है। तो भैया एक क्रोमोजोम में तो एक ही डीएनए होना चाहिए, तो यहाँ तो डबल हो गया और इसलिए सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि असलियत में डिवीजन किसका होता है, असलियत में डिवीजन होता है क्रोमोजोम का। और ये जो क्रोमोजोम का डिवीजन होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है सब एनाफेज में। ये एनाफेज स्टेज में होने वाला है। और एनाफेज स्टेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये खींचेंगे और जिससे ये काइनेटोकोर पर जो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर के अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। और जब ये सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ एनाफेज में, तो ये अब एक क्रोमेटिड ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो अब ये क्रोमेटिड इटसेल्फ किसका काम कर रहा है, तो अब ये क्रोमेटिड इटसेल्फ क्रोमोजोम का काम कर रहा है। तो गौर से देखिए, एनाफेज स्टेज में क्रोमोजोम का नंबर कितना, तो एनाफेज स्टेज में क्रोमोजोम का नंबर 2n बराबर 8। यहाँ मेटाफेज में 2n बराबर 4 था, अब ये 2n बराबर 8 क्यों, क्योंकि अब ये जो क्रोमेटिड थे ये सेपरेट हो गए हैं। नाउ ईच क्रोमेटिड एक्ट्स एज द क्रोमोजोम, ठीक है ना। तो ये 4 क्रोमोजोम इस पोल पर चले गए, 4 क्रोमोजोम इस पोल पर चले गए और हो गया साहब डिवीजन। और एक्चुअल में जो डिवीजन है वो यही है, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम का डिवीजन हो गया और क्रोमोजोम अपोजिट पोल पर चले गए। क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, प्रोफेज में डिसअपेयर हो गई थी, तो सेल में आपको दिखाई देंगे 8 क्रोमोजोम, ठीक है, 2n बराबर 8। और डीएनए का कंटेंट वही 4c। देखिए यहाँ मेटाफेज में डीएनए का कंटेंट 4c था, 2n बराबर 4 था। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अरे भाई वो 2c अमाउंट 4 क्रोमोजोम के रूप में था। अब इस एनाफेज स्टेज में वही 4c अमाउंट 4 क्रोमोजोम के रूप में था, अब वही 4c अमाउंट ऑफ डीएनए एनाफेज स्टेज में 8 क्रोमोजोम के रूप में है, ठीक है। और इसलिए क्रोमोजोम का नंबर एनाफेज में 8 है, 2n बराबर 8 है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए वही 4c ही रहेगा। और फिर इसके बाद टीलोफेज स्टेज आती है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होती है और ये जो क्रोमोजोम है इनका डीकंडेंसेशन होता है, यानी कि यह वापस से क्रोमेटिन बनना शुरू हो जाते हैं धागे धागे के रूप में, ठीक है ना। तो वही डीकंडेंसेशन। तो अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ ईच न्यूक्लियस में, ये अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होगी, सेल एक ही है लेकिन न्यूक्लियस दो हो गए, तो इस न्यूक्लियस में और इस न्यूक्लियस में, तो ईच न्यूक्लियस में कितना चला गया, तो वही 2n बराबर 4। और ईच न्यूक्लियस में, क्योंकि टोटल यहाँ एनाफेज में डीएनए बराबर 4c था, तो अब हर न्यूक्लियस में डीएनए बराबर आधा चला गया, तो डीएनए बराबर 2c। किसमें, इन ईच न्यूक्लियस। ये ध्यान में रखने की बात है, हर न्यूक्लियस में, दो न्यूक्लियस बने तो इसमें 2n बराबर 4 एंड डीएनए का अमाउंट 2c, और इसमें भी 2n बराबर 4 और डीएनए का अमाउंट 2c। और फिर इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जो एनिमल सेल में बाय द फ्रो फॉर्मेशन होता है और प्लांट सेल में बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और साइटोकाइनेसिस से बाकायदा है 2 सेल बन गई सब सेपरेट, ये सेल, इसका न्यूक्लियस, और वो क्रोमोजोम जो थे पूरी तरीके से डिकंडेंस्ड हो चुके हैं और वो वापस जो है क्रोमेटिन थ्रेड्स के रूप में दिखाई देंगे। तो अब अगर मैं कहूँ इन दोनों सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या और क्रोमोजोम का नंबर क्या, तो दोनों सेल में, इन ईच सेल, क्रोमोजोम का नंबर 2n बराबर 4, 2n बराबर 4, डीएनए का अमाउंट 2c, इसमें भी 2c और इसमें भी 2c। अब आप गौर से देख लो कि जो जीवन फेज में था, जीवन फेज में क्या था,
2n बराबर 4 क्रोमोसोम का नंबर, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2n बराबर 4। डीएनए का अमाउंट क्या था, तो डीएनए का अमाउंट था 2c, तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, डीएनए का अमाउंट हो गया 2c। यानी जो पेरेंट सेल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था एज इट इज, वो का वही इस डॉटर सेल में भी आ गया। तो ये है ब्रह्मास्त्र, ये है कंसेप्ट किसका, माइटोसिस का। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का उसमें ज़रूर लिखिए। और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, आप अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, छोटा सा वीडियो जरूर ध्यान से देखिए और फिर इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, आपको मज़ा आएगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और हमारे इस चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिटेल्ड स्ट्रक्चर कोर्सेज के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद।